बारे में स्वागत है। ये जो पहली मीटिंग आप लोगों के साथ में है, ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। तो मैंने लास्ट वीक यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं यशपाल हूँ, 2011 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और हरियाणा का ही रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आता हूँ। रोहतक से दो तरह से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। एक महम का SDM और MD शुगर मिल दोनों 2003-04 के अंदर मैं रह चुका हूँ और MD यूनिवर्सिटी रोहतक का स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो शहर में काफ़ी आना जाना रहा है। पुराना शहर है, परिचित है। और एज उपायुक्त ज्वाइन करने के बाद में बाकी सब चीज़ें क्योंकि लगातार चल रही थी, आप सब लोगों को पता होगा बाकी चीज़ों के बारे में। मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो आज के दिन हमारी, हम सब की और शायद गवर्नमेंट की भी टॉप प्रायोरिटी है। पंचायत के चुनाव सिर के ऊपर हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसके लिए हम जिला प्रशासन भी और सरकार भी उन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी तरफ से बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। आपके ज़िले की जो सूचियाँ, मतदाता सूची होती है, वो कंप्लीट है। वार्ड्स निर्धारित हो गए हैं। अब सिर्फ एक नई चीज़ ये हुई है कि सरकार के द्वारा BCA को रिजर्वेशन दी गई है। BCA को रिजर्वेशन देने के लिए विभिन्न पंचायतों में, पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर जो वार्ड इसके लिए रिजर्व होंगे उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है और जिला परिषद के जो रिजर्व वार्ड होंगे उसके लिए ड्रॉ 12 सितंबर को हमने रखा है। इसी तरह से जो संबंधित SDMs हैं वो पंचायत समिति, सरपंच और पंच के लिए BCA की जो रिजर्वेशन होगी उसके लिए वो अपने समय और स्थान पर वार्ड का निर्धारण करेंगे, कौन कौन से वार्ड उसमें रिजर्व होंगे। क्योंकि पंचायत इलेक्शन के अंदर आमतौर पर व्यक्ति ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि छोटे लेवल का चुनाव होता है। तो उसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि लोग व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने की वजह से कई बार जोश में और कई बार गुस्से के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कई बार होता है। तो इसके लिए हम प्रत्येक गांव के अंदर लोगों से मिलना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। प्रत्येक गांव को या तो एक पटवारी को या एक ग्राम सचिव को हमने अलॉट कर दिया है और वो उन गाँव में जाएगा, लोगों से बात करेगा। और जो लोग अच्छे लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं समाज के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, सब जगह इस तरह के लोग मिलते हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, लोग जिनकी बातें सुनते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी सूची तैयार करेंगे। और कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो हर वक्त लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होते हैं या उनके खिलाफ केसेस होते हैं, उनकी सूची भी तैयार करेंगे। तो आमतौर पर कानूनी व्यवस्था को बनाने के लिए अच्छे लोग प्रशासन के, सरकार के हमेशा समाज के साथ रहते हैं, लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं और कानून के हिसाब से चलने का उनको मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है उनको संपर्क करके कि आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करें, अदरवाइज आपके ऊपर नज़र है। और कानून में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहाँ ये लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कोई व्यक्ति बिगाड़ सकता है तो उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर्स हैं उनको भी गांव अलॉट किए गए हैं। उनसे भी ये कहा गया है कि आप उन गांव में विजिट करें और लोगों से मिले, ताकि उनको ये भरोसा रहे कि अगर कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है, कोई व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेता है या चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है तो किसी भी व्यक्ति को खुद उनको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ये संबंधित अधिकारी गाँव के अंदर जाएंगे उनको ये लोग बताएं और सरकारी अमला उन लोगों को रोकने का काम करेगा और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसी तरह से लास्ट में जो हमारे संवेदनशील गांव हैं या अति संवेदनशील गांव हैं
उनके अंदर संबंधित एसडीएम्स और डीएसपी वो भी दौरा करेंगे और लोगों को ये बातें समझाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें शांतिपूर्वक मतदान को पूरा करना है। अल्टीमेटली चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम अपने लिए अपने पंच, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, चेयरमैन और जिला परिषद के अंदर मेंबर और प्रेसिडेंट चुनें, और इस काम को बहुत शांति से भी किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसमें बाधा डालता है तो जिला प्रशासन उनके साथ में खड़ा हुआ नजर आएगा। हम किसी भी गलत काम करने वाले व्यक्ति को कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कोई उनका साथ नहीं देगा। तो इस प्रोसेस के अंदर हम सब लोग इस काम पर लगे हुए हैं और इस मौके पर आप सब लोगों से मुलाकात हुई है। आप सब लोगों के माध्यम से मैं सभी जो रोहतक के निवासी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। और अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिमाग में ऐसा लगता है कि वो इस स्थिति को खराब कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जो हमारे अधिकारी आपके गांव में आएंगे उनको जरूर सूचित करें ताकि उन लोगों के ऊपर नज़र रख सकें। और चुनाव प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी तरह की गड़बड़ होती हुई नज़र आती है तो आपको हम बाकायदा अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबर देंगे, कंट्रोल रूम के नंबर देंगे। आप उनके ऊपर संपर्क करिए, उनके ऊपर सूचना दीजिए और हम खुद ब खुद उस स्थिति को संभालने का काम करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ में प्रतिरोध करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकारी सिस्टम, सरकार की जो एजेंसीज़ हैं उनकी मदद लीजिए और इस काम को शांतिपूर्वक करवाने में हमारी मदद कीजिए। ऐसा करके हम दोनों ही पक्ष बेहतर स्थिति में होंगे और बिना वजह किसी को झगड़े से बचाया जा सकता है, बिना वजह किसी को कानून बाद में जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है उससे बचाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से आज का जो मेन एजेंडा था वो यही था कि आप सब लोगों से एक परिचय भी हो और जो चुनाव की प्रक्रिया हमारी शुरू होने जा रही है उसके बारे में आप लोगों की मदद से प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे कि हम शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और अपने चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करना चाहते हैं। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। इस बारे में अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो बताइए। मतदाता सूची तैयार हुई है तो कितने लोग इसमें भागीदारी करेंगे ग्रामीण? हाँ, हमारे जिले की जो मतदाता सूचियां हैं उसमें लगभग 4,72,000 के आसपास मतदाता हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। ये अलग अलग जो 4 चरण के चुनाव होंगे जिसमें 4 वोट देने होते हैं बेसिकली, पंच का, सरपंच का, पंचायत समिति और जिला परिषद का, उसमें सभी को राइट होगा। और उसके लिए संवेदनशील और असंवेदनशील बूथ कितने बनाए गए? जो पुराने चुनाव हुए हैं उनके आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या निर्धारित की जाती है। लेकिन हर चुनाव से पहले जो ये दौरा कर रहे हैं लोग, हमारे गांव में जा रहे हैं, ऑफिसर्स गांव में जा रहे हैं, इनकी फीडबैक के आधार पर और पहले अगर कोई एफआईआर लॉज हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, उसके आधार पर हर चुनाव से पहले इन बूथों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है गाँव के अंदर विजिट जब ये खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद में हम ये निर्धारित कर पाएंगे कि कितने बूथ हमारे संवेदनशील या अति संवेदनशील हैं। तो आज के दिन वो संख्या पुराने चुनाव के आधार पर है, इस चुनाव के लिए दोबारा से इसकी संख्या निर्धारित की जाएगी। सर, क्या वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है? अगर कोई नया बनाना चाहता है या अमेंड करवाना चाहता है कोई ऑप्शन है? नहीं, आज के दिन वोटर लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो असला जमा कराने की प्रक्रिया होगी वो अब चालू हो चुकी है या होनी है? नहीं, वो एक बार जब राज्य चुनाव आयोग तिथियों की अधिसूचना जारी कर देगा उसके बाद में इस काम को हम करेंगे। तो अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। एक सर, पंचायत चुनावों में काफ़ी देरी हुई और सारा जो है अभी वीडियोज़ के हाथ में पावर्स थी, तो ऐसे में बहुत से गांवों में दिक्कतें हैं, ना सफाई हो रही है, ना पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर गाँवों में काफ़ी परेशानी है। अभी तो सरपंच आने में और भी टाइम लगेगा, तो उन चीज़ों को किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, चुनाव एक चीज़ तो मैं खुद भी मानता हूँ इसको कि जो भी चुने हुए लोग होते हैं वो लोगों के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होते हैं। उनको दोबारा भी चुनाव के लिए जाना होता है और उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग होते हैं तो उनको समस्याओं के बारे में पता होता है, खुद भी उसका हिस्सा होते हैं तो ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं या बीडीपीओज़ हैं
उनसे ये उम्मीद की जाती है कि इस दौरान जब वो नहीं है तो कम से कम कुछ लोगों की मदद से इस कार्य को बेहतर कर पाएँ। मेरे पास में पिछले 6 दिन में जितने भी इस तरह के किस चीज़ें आई हैं तो संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारा मुख्य कार्य ये है कि लोगों को अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसका हम निराकरण करें और प्रोएक्टिवली निराकरण करें। तो इसमें कुछ शायद मैसेज जा चुका है, कुछ लोगों को आने वाले दिनों के अंदर जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों की समस्याओं का प्रोएक्टिवली निराकरण कर सकें और उसका हिस्सा रादर बन सके ताकि हमें ये फील रहे और उसी हिसाब से हम उनका सोल्यूशन दें। क्योंकि ग्रीवेंसेस कमेटी की जब बैठक होती है सिर्फ मुद्दे होते हैं बिजली, पानी, गलियां, सड़कें, पानी की निकासी और बहुत सी ऐसी स्थिति भी बनी है कि जो चेयरमैन है उनको कई अधिकारियों को सस्पेंड भी करना पड़ा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही परेशान है ज़्यादा। आप सब लोग इतने टाइम से पब्लिक लाइफ में हैं, मुझे भी काफ़ी टाइम से मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आम आदमी को जो चाहिए होता है वो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, उसके बाद की चीज़ें तो वो खुद करते हैं। तो सरकार के साथ में जब भी कोई ग्रीवेंस होती है उनको तो इन्हीं चीज़ों के बारे में होती है, लेकिन इतने टाइम के बाद में हमें निश्चित तौर पर इन चीज़ों को बेहतर ढंग से लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए। इस बात का प्रयास करेंगे। सर, अमृत योजना के तहत पिछले कई साल से काम चल रहा है, जिसमें सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, लेकिन वो काम बहुत स्लो है और जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। यहाँ तक कि जो 8 गाँव लगे हैं उनमें सीवरेज डाल दिए गए हैं, कहीं अधूरा काम पड़ा है, कहीं पानी में कनेक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कोऑर्डिनेशन निगम के साथ मिलकर कितना जल्दी हो पाएगा और लोगों को निजात मिल जाए इस काम से? अभी हमारे जो नए आयुक्त नगर निगम आए हैं उनसे कल बैठक हुई है और जो मुख्य समस्याएं हैं उनको वो सूचीबद्ध कर रहे हैं और हम उम्मीद है कि इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर साथ में बैठेंगे और उन समस्याओं का कैसे बेहतर ढंग से निराकरण कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को तेज़ी से हम चला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कोई अधिकारी स्पॉट पे जाएंगे, सब देखेंगे? सभी जो नगर निगम के अधिकारी हैं और विशेष तौर पर एक्शन लेवल तक के जो अधिकारी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो मौके पर जाएं और इन चीज़ों को देखें, लेकिन उसके सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी समय समय पर मौके पर जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को मानता हूं कि जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देखेंगे, कानों से लोगों को नहीं सुनेंगे, तब तक आप चीज़ों को उतनी गंभीरता के साथ में नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी फील्ड में जाने का समर्थक हूं और कल मैंने पहला जो दौरा था ऑफिशियली कलानौर ब्लॉक का और तहसील का किया है। बाकी जगह पे भी हम विजिट करेंगे। इसी तरह से नगर निगम के क्षेत्र के अंदर भी विभिन्न जगहों का दौरा करेंगे और जो समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। स्वाइन फ्लू के कारण नहर में जानवरों के मरने की आने की जो संभावना बढ़ती जा रही है, लगातार बहुत तेजी से फैल रही है और ये स्वाइन फ्लू भी फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। नहर में कहाँ से आ रहे हैं पानी का पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किस तरह का समाधान होगा? ये पहली बार आपने बताया, मेरे नोटिस में नहीं था, लेकिन स्वाइन फ्लू अगर पिग्स की बात करें तो मैं एक ग्रुप है हमारा, उसमें हर रोज़ नगर निगम जितनी भी इस तरह की डेथ होती हैं उनको प्रॉपर ढंग से जो प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड है उसके तहत वो दबा रहे हैं उसको, और उसकी सूचना हर रोज़ हमारे तक भी पहुंच रही है। ये बात जो आपने बताई इसके बारे में इसको मैं चेक करवाना चाहूँगा। और वो कर भी क्या रहे हैं कि सिंचाई वाले वहीं से नहर से ही सूअर को निकाल के साथ में पटरी में ही दबा रहे हैं, जबकि उसके लिए अलग से प्रोसेस की गई। राइट, इसका मैं स्पेसिफिकली जो हमारा प्रोसेस है उसके हिसाब से काम हो, ये इंश्योर करूँगा। और दूसरा एक त्योहारी सीजन को लेकर के अभी ट्रैफिक और पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है शहर में, उसको लेकर कोई आपका प्लान रहेगा? जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है शहर के अंदर, अगर नगर निगम की होनी चाहिए या जिला प्रशासन की होनी चाहिए, वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, ये होनी चाहिए। और शहर के रोड खुले रहें, ट्रैफिक बिना बाधा के चलता रहे, ऐसा अगर कर सकते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। लेकिन
ऐसा कार्य सिर्फ ताकत के बल पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग मेरे से इस दौरान मिलने आ रहे हैं और विशेष तौर पे जो RWAs हैं, वो जो लोग मिलने आए हैं, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि प्रशासन और सिविक सोसाइटी दोनों को मिलकर इस काम को करना चाहिए और ऐसा करना संभव है। पुराना मेरा तजुर्बा कहता है, नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त के तौर पर हमने किया था, वार्ड कमेटीज़ के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, RWAs के माध्यम से और भी जो बॉडीज़ जो पब्लिक का नुमाइंदे हैं वो लोग, उनसे संपर्क करके, उनसे बात करके उनके एरियाज़ के अंदर इस मुहिम को चलाएंगे और ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। इस काम को हम करेंगे। एक आवारा पशुओं की समस्या भी बहुत बनी है सर, उसको लेकर के कोई समाधान हो नहीं रहा है। लगातार नगर निगम कोशिश करता है, वो कोशिश ही रह जाती है, लेकिन आज तक कभी उनसे आज़ादी नहीं मिल पाई। क्योंकि ये 7 साल पहले ये योजना शुरू की थी प्रदेश सरकार ने कि हम 15 अगस्त में आज़ाद कर देंगे इस समस्या से। राइट। सो इसकी 2 तरह की है। कुछ तो ऐसे पशु हैं जो वास्तव में ही आवारा हैं, जो कि सारे कोई मालिक नहीं है उसका। दूसरा, इसके वो लोग होते हैं जो बांध के रखते हैं और दिन में खोल देते हैं और बाकी टाइम वो उनके पास में रहती है। तो नगर निगम अलग अलग स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं। एक बार पकड़ने के बाद में अगर किसी का व्यक्तिगत पशु है तो उसको बिना जुर्माने के नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य योजना बहुत सारे नगर निगमों ने अपने क्षेत्र के अंदर बनाई है। उनको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो बाकी पशुओं का देखभाल के लिए आपके पास गौशाला में सफिशिएंट स्पेस होता है। अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पर कितनी गौशालाएं हैं, क्या उनकी कैपेसिटी है और कितना उनके ऊपर और स्थान है, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनमें से एक ये है। तो इसका लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान बना के इस पर कार्रवाई करेंगे। एक पोल्यूशन को लेकर के समस्या है कि अभी क्रैप ने नए आदेश जारी हो गए क्रैप के NGT के, तो उसके तहत जनरेटर बंद हो जाएंगे, तो उसको लेकर के क्या प्रोसेस है? देखिए, आज के दिन तो वो नहीं एक्टिविटीज़ करनी है। अभी तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इससे साफ़ सुथरी हवा बहुत कम टाइम होती है। अभी तो पोल्यूशन नाम की कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। बट जब वो सिचुएशन आएगी, क्रैप हमेशा ही अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो उसी के हिसाब से वो लागू करते हैं। अगर बाई चांस उस वक्त पोल्यूशन नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जनरेटर्स बंद किए जाएँ या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद की जाएँ। वो पोल्यूशन लेवल के आधार पर निर्धारित होता है, तो उस वक्त इसको देखें। थैंक यू वेरी मच। लोगों का स्वागत है। ये जो पहली मीटिंग आप लोगों के साथ में है, ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। तो मैंने लास्ट वीक यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं यशपाल हूँ, 2011 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और हरियाणा